नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कई दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैंने आपसे चर्चा की थी किताब की, मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति राय की आत्मकथा, जिनके केंद्र में उनकी मां है, मां और बेटी के रिश्ते हैं। तब मैंने अधूरी पढ़ी थी किताब, उसके कुछ हिस्सों का जिक्र किया था और वादा किया था कि पूरी किताब पढ़ के भी बात करूंगा। वो बात स्थगित होती रही क्योंकि उसका मौका कोई निकला नहीं। अब जाकर एक मौका सामने आ रहा है। अब इसी 18 जुलाई को उनकी किताब हिंदी में प्रकाशित होकर आ रही है। मदर मेरी कम्स टू मी का राजकमल प्रकाशन की ओर से अनुवाद आ रहा है। मेरी मां मेरी गैंगस्टर, ये वाक्य असल में अरुंधति राय का ही है और अनुवाद किया है इस किताब का प्रभात ने। खुद अरुंधति राय कह चुकी हैं कि यह अनुवाद बहुत सुंदर हुआ है। बल्कि उनका यह भी कहना है कि अनुवाद में जो लय है मूल उपन्यास की, जो उसका रिदम है, उसको बरकरार रखा गया है। वो एक दिलचस्प बात कहती हैं कि अपना लिखा हुआ वो सुन के देखती हैं, उपन्यास सुनती हैं कि उसका रिदम कैसा है, और वो बताती हैं कि अनुवाद का रिदम भी बहुत बढ़िया है। तो सच ये कि अनुवाद मेरे पास अभी नहीं है। मैं नहीं बता सकता हूं कि अनुवाद कैसा है। प्रभात जी जिस तरह के अनुवाद के लिए जाने जाते हैं, उससे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वह अच्छा अनुवाद होगा। हिंदी के पाठकों के सामने एक अच्छी किताब आ रही है। अब मैं किताब पे आऊं। अरुंधति राय को मैं बरसों से पढ़ता और जानता रहा हूं। सच ये है कि उनको हिंदी में उनकी किसी किताब का जो सबसे पहला अनुवाद हुआ वो मैंने किया था। वो किताब नर्मदा पे केंद्रित थी और उसका अनुवाद बहुजन हिताय के नाम से मैंने किया था। नर्मदा के आंदोलन पे उनकी किताब थी और ये बात शायद 2000 के आसपास की होगी, मैं भूल गया सन। लेकिन उस क्रम में मैंने उनको करीब से जाना, उनका उपन्यास पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पहला उनका उपन्यास था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, दूसरा उपन्यास भी, उनकी बाकी किताबें भी, जिनका वास्ता हमारे उस समय और समाज की राजनीति से था और जिसको लेके उन्होंने भारतीय राष्ट्र राज्य के कर्ता धर्ता लोगों की बड़ी उनकी ओर से बहुत तीखे किस्म के आरोप भी झेले। लेकिन इन सब के बीच अरुंधति राय अपनी आस्थाओं, अपने लेखन को लेके निष्कंप रही। ये ताकत उनमें कहां से आती रही? वो कौन सी चीज है जिसने उनको ऐसा फौलाद बनाया? इसका जवाब इस किताब को पढ़ते हुए मिलता है। मदर मेरी कम्स टू मी, जिसका अनुवाद फिर दोहरा दूं, मेरी मां मेरी गैंगस्टर के नाम से हुआ है। मुझे इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा ख्याल आया गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का। उसमें एक शुरुआत बड़ी मार्मिक से मृत्यु के बारे में है। अमू, जो इसकी राहेल और एस्थर की मां है, वो 32 साल में गुजर गई हैं और वो लिखती है कि ए वायबल डायबल एज। क्या डायबल कोई एज होती है? क्या वायबल कोई एज होती है? मरने लायक उम्र, सहन कर सकने लायक कोई उम्र मृत्यु की नहीं होती है। इस किताब में ये देख रहा हूं कि वो अरुंधति राय लिखते हैं कि बिल्कुल 3 बरस की उम्र से वो अपनी मां की मृत्यु को देख रही थी। मां को अस्थमा हो जाता था और वो सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। तब लगता था कि अरुंधति कल्पना करती थी कि वो उनके लिए सांस ले रही हैं, वो उनको जिंदा रखे हुए हैं। बेटी में, 3 बरस की बेटी में मां जीवित है और ये सिलसिला बरसों चला। लेकिन मां और बेटी के बीच का ये रिश्ता इतना सरल नहीं था। ये किताब बताती है कि दोनों लगभग दुश्मनों की तरह एक दूसरे पे अलग अलग अवसरों पे टूटती रही हैं। इस किताब में भी अरुंधति राय ने मेरी राय को, जो उनकी मां थी, बख्शा नहीं है। मेरी राय लेकिन एक फौलादी महिला थी,
बहुत संघर्ष भरा बचपन रहा अरुंधति राय का, और अपने अधिकारों के लिए मेरी राय लड़ती रही। केरल में जो कानून था क्रिश्चियनिटी को लेकर, उसमें क्रिश्चियन लड़कियों के लिए संपत्ति में अधिकार नहीं था, और इनके भाई ने, जो मेरी राय के भाई थे, उन्होंने अपने घर इनको ठीक से रहने की इजाजत तक नहीं दी, और एक आधी रात उनको निकाल भी दिया। ऐसी स्थिति में बाद में वो कोर्ट में लड़ाई लड़ती हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाकर इस पर्सनल लॉ को बदलवाती हैं, और महिलाओं को प्रॉपर्टी में ईसाई महिलाओं को पूरा हिस्सा दिलाती हैं जो उनका हक बनता है। ऐसी कई बातें आयमनम में धीरे धीरे आयमनम में लोग रहती हैं। आपको याद होगा कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की पृष्ठभूमि भी आयमनम से शुरू होती है। और अरुंधति राय मानती हैं दिलचस्प ढंग से कि असल में उनके उस उपन्यास में बहुत सारे आत्मकथात्मक ब्यौरे थे, उनकी माँ के भी, उनके मामा के भी। दिलचस्प ये है कि राय कहती हैं कि उन्होंने, जब वो उपन्यास में आती हैं तो बदल जाती हैं, लेकिन उनकी माँ जीवन में उपन्यास छपने के बाद मानती रही कि ये वही है। उन्होंने उपन्यास पढ़ के तस्दीक की कि इसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है जो उनको खलेगी। तो ये बड़ा दिलचस्प है। और माँ बेटी के बीच का रिश्ता, माँ से बेटी से माँ की जो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही है, कई बार उसका दंड बड़ा तीखा है। एक बार एक जंगल में उनको छोड़ देती हैं लौटते हुए कहीं से मेरी राय, और कई घंटे बाद अरुंधति राय भी अपनी जगह से हिलती नहीं है, कई घंटे बाद जाकर वापस उनको लाती हैं। जब 16 बरस की लड़की अरुंधति राय दिल्ली आर्किटेक्चर स्कूल में पढ़ने आती है, उसके बाद वो अपनी आजादी हासिल करती है, लेकिन अगले 7 साल तक माँ को नहीं मालूम है कि बेटी कहाँ है, किस हाल में है, कैसे खर्च चला रही है। और ये वो दौर है जब अरुंधति राय एक चाकू के बदले जो उनके पर्स में होता था हशीश खरीदती हैं, लेती हैं। इसका एक सिंबॉलिक महत्व भी है। और वो चाकू जो है, जैसे उनका वजूद है, वो उसको एक प्रतीकात्मक अर्थ आप दे सकते हैं, कई अर्थ दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उस कहानी पे लौटता हूं जो अरुंधति राय के संघर्ष के दिनों की है। वो बड़ी व्याकुल करने वाली कहानी है। पता चलता है कि निजामुद्दीन में आईटीओ के पीछे, फिरोज शाह कोटला के पीछे अरुंधति कैसे किन हालात में रहती आई। पहले एक नकली विवाह किया, बाद में असली विवाह किया, फिर लौट के आई, काम कर रही थी। इत्तेफाक से जिस दफ्तर में वो काम कर रही थी, वहां प्रदीप कृष्ण की पत्नी काम करती थी। उन्होंने उनको देखा। एक बार प्रदीप कृष्ण अपनी पत्नी को लेने आए थे, उन्होंने अरुंधति राय को देखा और कहा कि अरे, ऐसी ही तो नायिका मैं मैसी साहब के लिए खोज रहा था, जो उनकी फिल्म होनी थी। बाद में अरुंधति राय फिल्म करती हैं। कहानी लंबी, मैं पूरी बताने लगूंगा तो आपका मजा जाता रहेगा। लेकिन मूल बात माँ बेटी के फौलादी रिश्तों और उनके टकराव की कहानी है। ये कहानी आपको कई बार दहलाती है, कई बार जोड़ती है, कई बार बहुत कुछ सोचने को विवश करती है। और अरुंधति ने सारी चीजों के बावजूद माँ को अपनी वो सम्मान दिया है जिसकी वो हकदार थी। जैसे, और उनके संघर्ष के बारे में वो बात छूट गई, मैं जो कहना चाहता था। आयमेनम में जो स्कूल उन्होंने खोला वो कोएड स्कूल था। इसका बहुत विरोध हुआ कि आप कोएड स्कूल कैसे खोल सकते हैं, लड़कियों का स्कूल अलग होगा। लेकिन मेरी राय लगी रही, टिकी रही, और अंततः स्कूल चला। अचानक उनको पता चला कि कुछ लड़के लड़कियों के जिस्म को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर कुछ अनाप शनाप अश्लील इशारे करते हैं। उन्होंने बाकायदा असेंबली में उन लड़कों को बुलाया, उनको जाकर कहा कि जाओ वहां से जाकर मेरा ब्रा ले आओ। डरे सहमे लड़के जो ऐसे बड़े दबंग बनते थे, वो जाते हैं, लेके आते हैं बिल्कुल कांपते हुए से।
मेरी राय कहती है कि तुम्हारी माँ भी पहनती हैं, तुम्हारी बहन भी पहनती हैं, अगर तुम्हारी इसमें दिलचस्पी है तो इसको ले जाओ। अरुंधति राय कहती हैं कि मेरी राय ने कई पुरुषों को, कई मर्दों को मनुष्य बनाया, कई पीढ़ियों को। आयमनम के बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में उनके पढ़ते थे, जो मर्द होते, वो मनुष्य होके निकले। ये बहुत बड़ी बात है। और खुद अरुंधति, जो फौलाद उनके भीतर पैदा हुआ, वो उनकी मां का दिया हुआ था। और वो आने वाले दौर में बहुत विस्तार में लिखती, कैसे कहानी लिखी उन्होंने, कैसे उपन्यास लिखा उन्होंने, कैसे सरवाइव किया उन्होंने, कैसे बहुत सारे पैसे आए, और कैसे प्रदीप कृष्ण और संजय के साथ, संजय काक के साथ जो दो दोस्तियां थीं, उन्होंने किस तरह निभाई और कैसा जीवन जिया। तो ये एक ऐसी किताब है जो जिंदगी की कश्मकश के बारे में, उसकी जद्दोजहद के बारे में काफी कुछ बताती है। एक लड़की का संघर्ष, उसकी मां का संघर्ष, समाज का नजरिया, यहां तक कि आपको यौन हिंसा के मामले भी जो अरुंधति झेलती रहीं, या वो हमले जिनसे वो बच के निकलती रहीं, ये सब बातें इस किताब में दर्ज हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो एक नया जीवन, एक नई दृष्टि आपको मिलेगी, अरुंधति को भी समझने की, अपने जीवन को भी समझने की, और उनकी किताबों को भी समझने की, जो अन्यथा बहुत मूल्यवान है। तो अब ये किताब हिंदी में आ रही है, अगले कुछ दिनों में आपके हाथ में होगी, आप इसको देख सकते हैं। शुक्रिया।